नमस्कार, आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। मैं हूं लाल चंद्र सिंह। शाम के 5 बज चुके हैं तो समय हो गया है 5 की पंचायत का। और आज की पंचायत में हम जो तमाम भागीदार हैं उनके साथ बात करने वाले हैं कि क्या ये जो लोकसभा चुनाव होना है, आज नामांकन भी शुरू हो गई पहले चरण के लिए, तो प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों पक्षों में से किसकी कितनी तैयारी है, मोटे तौर पर हम दो पक्षों की बात करते हैं। हालांकि उसके अलावा भी पक्ष हैं जो किसी दोनों पक्ष में से नहीं जुड़े हुए हैं। एनडीए और विपक्षी गठबंधन की बात होती है और कई पार्टियां ऐसी हैं जो इन दोनों में से कहीं पर भी औपचारिक रूप से अभी तक नहीं जुड़ी हैं। लेकिन इस बीच एक चीज देखने को मिल रहा है कि एनडीए में कुछ दल जो हैं वो लगातार शामिल हो रहे हैं। तमिलनाडु में कई दल शामिल हुए, महाराष्ट्र में राज ठाकरे के शामिल होने, मनसे के शामिल होने की बात चल रही है। काफ़ी हद तक सूत्रों के मुताबिक बात बन चुकी है। एक आध दल गए भी हैं। अन्ना द्रमुक पहले ही काफ़ी पहले एनडीए से निकला था और अभी पशुपति पारस बिहार में शायद अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। दूसरी तरफ अगर आप विपक्षी गठबंधन की बात कीजिए तो उसमें कई जगहों पर ऐसा लगता है कि गठबंधन नहीं हो पाया है। पार्टियां अलग अलग लड़ रही हैं, एक दूसरे के खिलाफ उम्मीदवार उतार चुकी हैं और उतार रही हैं। तो ये एक बात हुई। दूसरी बात यह भी है कि लोकसभा चुनाव से पहले कई नेताओं का, जिनमें कुछ बड़े नाम भी हैं, उनका नई पार्टियों को ज्वाइन करने का सिलसिला जारी है। इसमें एक ट्रेंड देखने को मिल रही है। मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस के कई बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो चुके हैं पिछले अगर कुछ हफ्तों की बात कीजिए, और भी दूसरे दलों में भी नेताओं का इधर उधर होना चल रहा है। तो ये आज की पंचायत हम इसी पर करेंगे कि ये जो दोनों पक्ष मोटे तौर पर है, कैसी तैयारी है इनकी लोकसभा के चुनाव के लिए, क्योंकि बिगुल बज चुका है। पहले चरण के लिए नामांकन भी शुरू हो चुका है और बहुत ही रोचक होता जा रहा है। हम एक रोचक मोड़ पर खड़े हैं। तो ऐसे में आज की पंचायत हमारी इसी पर रहेगी कि एक बात जो बात उठी थी कि मोदी का परिवार, तो देखने को मिल रहा है कि लगातार विस्तार हो रहा है। क्या मोदी का परिवार यानी एनडीए जो है उसका विस्तार और ज्यादा लगातार हो रहा है क्या? इसी पर आज की चर्चा करेंगे। लेकिन इस मुद्दे पर जो हमें हाल के दिनों में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं देखने को मिली हैं, पहले उनको सुन लेते हैं, देख लेते हैं, फिर आज के खास मेहमानों के साथ जुड़ेंगे। आज देश का हर गरीब ये मेरे परिवार है। आज देश के कोटि कोटि बच्चे बुजुर्ग ये मोदी का परिवार है। जिसका कोई नहीं है वो भी मोदी के हैं और मोदी उनका है। नरेंद्र मोदी आजकल परिवारवाद पर हमला कर रहा है। तुम्हारे पास परिवार नहीं है। महान सेवक के नाते इस परिवार के लिए जो वो भारत कहते हैं, उस परिवार के लिए जूझते परिश्रम करते करते आज राजनीति के उस पड़ाव पर पहुंचे हैं जहां इंडिया अलायंस के एक चारा चोर ने ये कहा कि मोदी का कोई परिवार नहीं। आज बड़ी विनम्रता से उस चारा चोर तक अगर नागपुर से आवाज जाए महाराष्ट्र की, तो कहना चाहती हूं, हम हैं मोदी का परिवार, ये नौजवान है मोदी का परिवार। दोनों के परिवारवाद में अंतर है। तो अगर विचारधारा और हिंदुत्व की भूमिका उन्होंने ली तो उसका स्वागत होगा और हर नेता, हर 7-6 लोग आने से पार्टी का और महायुति का कद बढ़ेगा ही। कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं। हमारे में अच्छा समन्वय है, अच्छी तरह से सीट संगीन होगा और महाराष्ट्र में देश से सबसे बड़ा यश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। गांधी परिवार के प्राइम मिनिस्टर बने, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बने। राजीव गांधी जी के बाद एक व्यक्ति किसी जगह पे हमारे देश में नहीं था। तो आपने ये तमाम प्रतिक्रियाएं देखी।
पिछले कुछ हफ्तों में कितनी ज़्यादा चर्चा हुई है किस सब पर? परिवारवाद पर, मोदी का परिवार, ये एनडीए का परिवार, फिर विपक्षी गठबंधन इंडी का परिवार, इन सब मुद्दों पर ये चीज़ें जो हैं वो फोकस में रही हैं, चर्चा में रही हैं। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि ये जो चुनाव होने जा रहे हैं, इसमें इस चुनाव से पहले क्या परिवार के सदस्यों का, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं रीअलाइनमेंट, क्या कोई रीअलाइनमेंट हो रहा है, जो कि हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है। आए दिन आपको खबर मिलती होगी, फला बड़ा नेता ने फला पार्टी को ज्वाइन कर लिया, या किसी पार्टी ने किसी गठबंधन को ज्वाइन कर लिया। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि इसके संदर्भ में, यानी कि दायरा बढ़ाने के संदर्भ में कैसी तैयारी है दोनों पक्षों की। मुख्य रूप से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं आज अनिल कुमार बंसल जी, वरिष्ठ पत्रकार, और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज्योति कुमार सिंह जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत सर, बहुत बहुत स्वागत अनिल सर। और साथ में सीमा मलिक जी, जो कि शरद पवार गुट एनसीपी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत सीमा जी आपका भी। और हमारी कोशिश होगी कि आगे चल करके हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी कोई जुड़े। तो मैं आप दोनों नेताओं के पास आऊं उससे पहले आज सबसे पहले अनिल सर के पास मैं चलता हूं। अनिल सर, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि परिवारवाद, मोदी का परिवार और बढ़ता परिवार, घटता परिवार, तमाम चीज़ें जो हैं वो बहुत चर्चा में रही हैं। सबसे पहले आपके ज़रिए हम ये समझना चाहते हैं कि क्या ऐसा लग रहा है कि जैसे 2019 में एक स्लोगन था कि मैं भी चौकीदार, दूसरी तरफ कहा गया था चौकीदार चोर है, इस बार ऐसा लग रहा है कि अब की बार 400 पार तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ मोदी का परिवार, इसको जो है वो काफी ज्यादा फोकस में लाने की कोशिश हो रही है। देखिए, निश्चित रूप से जब लालू यादव जी ने कहा कि कोई परिवार जिनका नहीं है प्रधानमंत्री का, तो उस पर उनका ये पलटवार था और भाजपा ने इसको मुद्दा बनाया है कि ये सारा देश ही मेरा परिवार है, ऐसे करके। पर एक गनीमत है, 19 में चोर इस टाइप के शब्द इस्तेमाल किए गए थे। इस बार शब्दावली मर्यादित है और कोई इस तरह की शब्दावली प्रयोग नहीं की है। और चुनाव आयोग ने भी कहा है कि मर्यादा का लोग ध्यान रखें। जो वास्तविक अर्थों में अगर आप परिवार की बात करेंगे, जो आप कहना चाहते हैं एनडीए और इंडी गठबंधन, तो एनडीए के परिवार का विस्तार हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जो विपक्षी गठबंधन है, उसमें जो बातें 3 महीने पहले कही गई थी कि एनडीए के एक उम्मीदवार के मुकाबले विपक्ष का एक उम्मीदवार होगा, वो बात सच साबित होती नहीं दिख रही। पहली बात। दूसरी बात, जो उसके गठबंधन के दल थे उस समय, उनमें से कई दल निकल गए और एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। बिल्कुल। तो एक तरह से जो परिदृश्य अब नजर आ रहा है, उसको हम इंडिया गठबंधन कहें, इंडी गठबंधन कहें, विपक्ष का गठबंधन कहें, उसमें कमोबेश जो तस्वीर उभर रही है, वो एक तरह से यूपीए वाली तस्वीर उभर रही है। लगभग यूपीए जैसा था। उसमें कहीं कोई तालमेल, किसी जैसे आम आदमी पार्टी है, दिल्ली में गठबंधन है लेकिन पंजाब में नहीं है। तो एक तरह से ममता बनर्जी है, उनका तो खैर कहीं गठबंधन कोई है ही नहीं। उन्होंने कहा मैं अलग से लड़ूंगी, वो पहले भी अलग लड़ी थी, अब भी अलग लड़ेंगी। तो वो गठबंधन में किस तरह से है, ये समझ से परे की बात है। कांग्रेस में अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। तो जो राजग है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, उसने अलबत्ता अपना विस्तार किया है। देखिए, 400 पार की जब बात करते हैं भाजपा के नेता या प्रधानमंत्री, तो ये एक उनका आत्मविश्वास झलकता है। और मैं कह सकता हूँ उसमें अति आत्मविश्वास भी हम कह सकते हैं। लेकिन 400 की बात करते हुए बीजेपी के नेता थोड़े सजग और चौकन्ने और चौकस नजर आते हैं। वो कोई चूक नहीं करना चाहते, इसीलिए वो हर राज्य में छोटे छोटे दलों पर फोकस कर रहे हैं। जैसे भले उनका बहुत ज्यादा प्रभाव न बचा हो एमपी एमएलए के संदर्भ में, राज ठाकरे का महाराष्ट्र में, पर स्थानीय स्तर पर वो कुछ तो अपना दबदबा प्रभाव रखते हैं। और एक दौर में उनके काफी विधायक भी जीत कर आए थे। तो एक मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी होता है और एक ये भी होता है कि इतने दल इस गठबंधन में हैं, तो मतदाता पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो ये बात जो कल आए उससे बातचीत उनकी हुई है। इसके अलावा चिराग पासवान के साथ उनका गठबंधन तो घोषित ही हो चुका है, क्योंकि सब जानते हैं कि पशुपति कुमार पारस उस समय रामविलास पासवान जी की डेथ के बाद उनका एक परिदृश्य बना था, जिसमें 5 साल उनके साथ गए थे। पर
आज स्थिति वैसी नहीं है। जो जीते थे उनमें से भी आधे सांसद चिराग के साथ। बिल्कुल ठीक है। इसके अलावा उड़ीसा में भी हम किसी दिन सुन सकते हैं जी, जो 2009 में बीजू जनता दल भाजपा से अलग हो गया था, उसकी लगभग उनकी, हाँ बिल्कुल, वो किसी भी दिन उसकी घोषणा हो सकती है। लोकसभा दोनों चुनाव है। मैं लौटता हूँ। इसे देखते हुए लालचंद जी जो लगता है वो ये है कि राजग के कुनबे का विस्तार हो रहा है। ये तो दिखाई पड़ रहा है बिल्कुल। और दरअसल ये विस्तार जो है ना अनिल सर, विस्तार दो लेवल पर दिख रहा है। एक तरफ तो देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भी बड़े बड़े नेता शामिल हो रहे हैं, कई बड़े नेता कांग्रेस के भी और बाकी दलों के भी, और दूसरा आपने जो कहा कि तमाम दल जो हैं वो एनडीए से जुड़ रहे हैं। मैं लौटता हूँ आपके पास। मैं जरा एक अपडेट पहले, साइना एनसीजी से जुड़ गई हैं। साइना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चर्चा में, इस पंचायत में। नमस्कार। आपसे एक अपडेट पहले लेना चाहता हूं कि राज ठाकरे जी के एनडीए ज्वाइन करने की जो खबर आ रही है, क्या इसे पक्का समझा जाए? क्या ये मान लिया जाए कि राज ठाकरे जी भी जुड़ रहे हैं? और क्या उनको भी सीटें दी जाएंगी लड़ने के लिए, साइना जी? देखिए, मैं कोई स्पेक्यूलेशन में नहीं जाना चाहती हूँ। हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी, प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी ये निर्णय लेंगे और सही वक्त पे बताएंगे कि राज ठाकरे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं या नहीं। लेकिन आज हकीकत ये है कि देश भर में हर एक राजनीतिक दल के बड़े से बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के मोदी जी के नेतृत्व को ना सिर्फ स्वीकार कर रहे हैं, उनको पता है कि जब उनको जनता के पास जाना है तो वो ही बात कर सकते हैं कि मोदी की गारंटी के कौन से स्कीम्स हैं, क्योंकि लाभार्थी की जिंदगी में इतने परिवर्तन हमने देखा है। जनधन योजना हो, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला, मुद्रा बैंकिंग, फसल बीमा योजना, लिस्ट जो है वो एंडलेस है और हम जानते हैं कि कितना फायदा हुआ है। हमारे महाराष्ट्र की आप बात करें तो कोई भी दल हो, राज ठाकरे जी के मन से हो या कोई अन्य दल, वो सभी भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व से प्रभावित हैं, उनके साथ जुड़ना चाहते हैं। इसलिए आप देख रहे हैं, कल परसों आपने देखा होगा कि दिल्ली में उत्तर प्रदेश से इतने सारे महिला जुड़ गई, निर्भया की वकील जुड़ गई, महाराष्ट्र से अनुराधा पौडवाल जुड़ गई। बहुत सारे लोग रोजाना आ रहे हैं क्योंकि मोदी जी एक एक चीज मैं जोड़ना चाह रहा था, उसके बाद मैं कांग्रेस प्रवक्ता के पास जाऊंगा। वो ये कि जो अभी अनिल सर ने ये कहा कि देखिए, लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए बहुत सारे ऐसे दल और ऐसे नेताओं को भी जोड़ रही है जिनका बहुत ज्यादा प्रभाव है नहीं, लेकिन फिर भी भारतीय जनता पार्टी कसर नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए जोड़ रही है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। बल्कि मैं विपरीत कहूंगी कि इतने सारे लोग मोदी जी से प्रभावित है, ना सिर्फ भारत में लेकिन विश्व भर में। आज एक भारतीय नागरिक होने के नाते हम सब जानते हैं कि मोदी जी ने क्या चमत्कार किया है भारत की छवि को लेके। भारत में जो काम उन्होंने किया है उससे लोग प्रभावित होके आ रहे हैं, और इस तादाद में, क्योंकि सभी जानते हैं कि इंडिया अलायंस में कुछ है नहीं, कुछ बोलने के लिए नहीं, कोई विजन प्लान नहीं है और कोई रणनीति नहीं है। यहाँ एक राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी स्थिरता दे रहे हैं हर एक नागरिक को। ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। अब रुख करता हूं कांग्रेस प्रवक्ता ज्योति कुमार सिंह जी का। ज्योति जी, एक जो पूरा अगर लब्बो लुआब देखें, एक बड़ी कोशिश हुई कि यूपीए को विस्तार देकर के एक बड़ा विपक्षी, व्यापक विपक्षी गठबंधन बनाया जाए। कोशिश करने वाले जो सूत्रधार हुए वो चले गए एनडीए में, नीतीश कुमार जी, और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि लगातार कहीं ना कहीं वो जो कोशिश थी उसको धक्का ही लगता चला गया। आप देख लें कई राज्यों में, चाहे केरल का उदाहरण ले लीजिए, पंजाब का उदाहरण ले लीजिए, बंगाल का उदाहरण ले लीजिए, बहुत बड़े बड़े राज्यों में गठबंधन नहीं हो पाए। ऐसे में एक तरफ ये और दूसरी तरफ ये भी देख रहे हैं कि कांग्रेस के बड़े बड़े कद्दावर नेता वो भारतीय जनता पार्टी में या दूसरी जगह पर चले गए। कांग्रेस के सामने क्या यह दोहरी चुनौती है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले? कांग्रेस को जो चुनौती है जी, वो चुनौती जो मुख्य तौर पर यह है कि हम नरेंद्र मोदी की जो सरकार है, जो 10 साल से चल रही है, उनकी नाकामियों को जनता तक पहुंचा पाएं। हमारी चुनौती ये है। मुझे अब हम लोगों को यह देखना है कि भारतीय जनता पार्टी और ये सरकार और इनकी एजेंसियां हमें कहां कहां रोकती हैं, ये चुनौती है। लेकिन इस बार 2014 का जो जिस तरह से इनकी नाकामियां दिखी हैं,
जनता हमारे साथ है तो वो चुनौती भी अब नहीं है। अब मैं दूसरे तीसरे बातों पर आ जाता हूं। आपने परिवार की बात की आया भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता का भी बयान अभी आया। मैं पूछता हूं आप किस परिवारवाद की बात करते हैं? आपने बाइट में दिखाया, एक मंत्री की का बाइट दिखाया आपने। क्या नरेंद्र मोदी जी का परिवार वो है कि उनकी बेटी गोवा में क्या चीज का बिजनेस करती है और अपने रेस्टोरेंट में क्या चीज का मांस बेचती थी? क्या वो परिवार है? क्या ब्रिजभूषण सिंह का परिवार है उनका? क्या मणिपुर के लोग उनके परिवार नहीं थे? क्या किसान जो 700 लोग मारे गए वो उनके परिवार नहीं थे? क्या बनारस में जो BHE कुछ लड़कियों का किडनैप हुआ क्या उनके परिवार नहीं थे? क्या उत्तराखंड में जो भंडारी किताब भंगा वो उनके परिवार नहीं थे? जो पहलवान बैठे थे जंतर मंतर पर ब्रिजभूषण सिंह से प्रताड़ित होकर सेक्सुअल हरासमेंट पर, क्या वो उनके परिवार नहीं थे? संदेश खाली भी जोड़ लीजिएगा सर। बात जो है संदेश खाली भी जोड़ लीजिए। जो तीसरी बात है लालचंद जी, तीसरी बात जो है जो आपने बात कही छोड़ने और आने और जाने की, आज तक इतिहास में मैं भी राजनीति 89 से NSY से ज्वाइन किया हूं, लेकिन आज तक मैंने कभी नहीं देखा कि कोई अलायंस किसी बड़े पार्टी को छोड़ती है और वहां पटाखा छूटता है। AIDMK इनको छोड़ा और वहां पूरा पटाखा छूटा। कितने लोग छोड़े? कितने लोग आए गए? साइना जी आ रहा हूं आपके पास। और मैं बताता हूं लालचंद जी, इन्हीं आज अलायंस की जो बात करते हैं तो इनके अलायंस में 40 लोग हैं, 38 लोग हैं, हमारे यहाँ 40 लोग हैं। इस बात को आप समझ लीजिए। और इनकी मंशा देखिए, ये बोलते हैं कि हम 400 लाएंगे, 370 हम ही लाएंगे, 400 में 370 हम ही लाएंगे। तो बाकी जो आपके अलायंस वाले को मुख्य दर्शक बना के, इसका तो ये हो सकता है वो 400 पार कह रहे हैं, 400 पार मतलब 450 भी हो सकता है, तो है ना। अब मैं कहता हूं एज ए कांग्रेस प्रवक्ता, वो 150 सीट से कम लाएंगे और इंडिया गठबंधन 400 से ज्यादा लाएंगे। 4 जून अब ज्यादा आप जिस तरह आप एनडीए अलायंस का 400 कोट कर रहे हैं, आप उस तरह कोट कीजिए कि इंडिया गठबंधन के कांग्रेस के प्रवक्ता बोल रहे हैं 400 से ज्यादा। 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं है, सवाल कीजिए उनसे। 4 जून अब ज्यादा दूर नहीं है। 543 बोल दे, क्या जाता है भाई? ठीक है, जवान है, कुछ भी बोल दे, बोलते रहे। ठीक है, मैं सीमा जी के पास जाऊं उससे पहले साइना NC जी छोटा सा काउंटर करना चाह रही थी। साइना जी छोटा सा काउंटर कीजिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि बहुत बार हमने देखा है कि लोग मोदी जी को हमेशा, आप देखिए पिछले इलेक्शंस में भी जब मौत के सौदागर जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया, जनता ने क्या किया? ये बार जब मोदी जी के परिवार के बारे में सवाल उठाया तो जवाब जो मुंह तो जवाब मिलना चाहिए था वो मिल गया, पब्लिक के तरफ से नहीं, आम जनता के तरफ से, हर एक नागरिक के तरफ से। कल बयानबाजी इंडिया अलायंस ने की कि शक्ति को लेके हम ये शक्ति के खिलाफ है। क्या आप दुर्गा शक्ति के खिलाफ है? महिलाओं के खिलाफ है? सरस्वती लक्ष्मी के खिलाफ है? किसके खिलाफ है? तो जब नकारात्मक राजनीति करनी है ना तो सिर्फ बयानबाजी करते हैं, और जब सकारात्मक राजनीति करनी है तब हम जानते हैं कि किस तादाद में लोग बाहर आके वोट शेयर बढ़ाते हैं, और वो एक ही लोकप्रिय नाम है, वो है मोदी जी। ठीक है, मैं आपके पास आता हूं, आप दोबारा फिर आप लोग सभी से जुड़ता हूं, आपके पास भी आता हूं ज्योति सर, लेकिन पहले जरा सीमा जी को मुझे शामिल करने दीजिए। सीमा जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हम लगातार देख रहे हैं कि महाराष्ट्र उन राज्यों में हो गया है जहां पर कि बहुत ज्यादा उथल पुथल अभी तक चल रही है। जैसे देखिए कई राज्यों में यह मामला सेटल हो चुका है कि कौन किस तरह का गठबंधन बना, कौन किधर गया और किस तरह का शेप लिया, किस तरह का आकार लिया। अब महाराष्ट्र में देखिए दो बड़ी खबरें, एक राज ठाकरे से जुड़ी खबर हमने चर्चा की ही, दूसरी प्रकाश अंबेडकर से जुड़ी खबर है कि वो इंडी गठबंधन में, विपक्षी गठबंधन में, महाआघाड़ी में, महाविकास आघाड़ी में वो नहीं रहेंगे। महाराष्ट्र वो राज्य है जहां सबसे ज्यादा अभी तक जो ये परिवार जो हम बोल रहे हैं, एनडीए परिवार और महाविकास आघाड़ी परिवार, उसने अभी तक शेप नहीं लिया है। ये अनिश्चितता इतनी ज्यादा महाराष्ट्र में क्यों, सीमा जी? महाराष्ट्र में कोई अनिश्चितता नहीं है, और महाराष्ट्र पे बोलने के पहले मैं बोलना चाहूंगी, अभी तक मैं सुन रही थी दोनों ही प्रवक्ताओं को, मैंने सुना और पत्रकार महोदय हैं उनको भी सुना, तो देखिए जिस तरह के रोजी पिक्चर ये लोग पेंट करते हैं ऐसा कुछ है नहीं। वही हम कह सकते हैं जो बड़ा पुराना वो है कि साहब की फाइलों में मौसम गुलाबी है पर ये वादे झूठे हैं और दावे किताबी।
क्या बात? जिस तरह के ये दावे करते हैं कि हमने, अगर उन्होंने इतना काम किया होता बीजेपी ने, तो शायद उनको जरूरत नहीं पड़ती है तोड़ फोड़ करने की और ये लोगों को कहीं कहीं से पकड़ के इकट्ठा करने की। और देखिए, हम लोग अपने काम पे कॉन्फिडेंट हैं, हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है। देखिए जिस तरह से ये मेरा परिवार और ये सब चीजें हो रही, आज एक पिक्चर बहुत वायरल हो रही है ब्रजभूषण शरण जी की, जिसके नीचे लिखा हुआ कि मैं भी मोदी का परिवार। तो कैसे लोग मोदी के परिवार में हैं, ये भी देखने की बात है। शायद सबसे पहले उनको निकालना चाहिए। महिलाओं की बात करूंगी तो मुझे पता है, आप पहले संदेश खाली की बात करूंगी। देखिए, संदेश खाली में कम से कम तो हुआ है यहाँ पर। तो देखिए ना, ब्रजभूषण शरण जी आज भी पार्लियामेंट में बैठे हैं, कुछ कोई एक्शन नहीं है। जो किसानों को कुचल देता है वो गृह मंत्री बना हुआ है। मेन बात ये है कि इन पे कोई एक्शन नहीं है। ये लोग बिल्किस बानो के जो लोग हैं उनको ये लोग मालाएं पहनाते हैं। चीज यहाँ पर है। तो बात संदेश खाली को भी हम कहते हैं कि बिल्कुल जिसने भी कुछ करा है उसके ऊपर एक्शन होना चाहिए। पर ये कैसे इनके परिवार के लोग हैं मुझे पता नहीं। जो महिला बाल मंत्री अभी आपने दिखाया, महिला विकास मंत्री जो है वो किस तरह से चिल्ला चिल्ला के बोलती हैं। पर इन सब चीजों पे, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो मतलब बहुत बार रिपीट करा है हमने, चाहे वो बिल्किस बानो हो और चाहे हमारी महिला पहलवान हो, उनकी वेदना हमने अपनी आंखों से देखी है। पर उनके लिए, उनके बुलाने के बावजूद ये लोग कभी वहां गए नहीं। तो देखिए, बाकी जहां तक महाराष्ट्र की बात है, अगर आप हमारी महाविकास आघाड़ी की बात करते हैं तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि हम लोग का तीनों का में तो कोई विवाद है ही नहीं। प्रकाश अम्बेडकर पर पेच है, प्रकाश अम्बेडकर भी हो जाएगा। प्रकाश जहां तक राज ठाकरे जी की बात है, देखिए मुझे नहीं लगता कि वो इतनी, मतलब महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में अभी कितनी सीट्स आई थी उनको सबको ही पता है। और उत्तर भारतीयों के ऊपर जो उनका स्टैंड रहा है अभी तक, जिस तरह से उन्होंने उनको पीटा है, जया बच्चन जी के एक स्टेटमेंट पे, अगर वो बच्चन परिवार के घर में जाके उन्होंने, मतलब घर में जाके क्या, मतलब काफी तोड़फोड़ वगैरह करी थी उन्होंने, एक बार मराठों पे कोई स्टेटमेंट दिया। तो जिस तरह की पॉलिटिक्स उन्होंने करी है, मुझे नहीं लगता कि वो इतने प्रासंगिक है महाराष्ट्र। जरा उस पर आ जाइए, प्रकाश अम्बेडकर के साथ पेच फंसा हुआ है। तो बस ये मैं ये कहूंगी, बाकी तो वी आर रिस्पेक्टफुल फॉर एवरीवन। हम किसी पे भी कोई कमेंट करना चाहते नहीं ऐसा। देखिएगा, महाविकास आगाड़ी को हर सर्वे जो है अभी समय प्रकाश अम्बेडकर वाले मुद्दे पर कुछ टिप्पणी नहीं की। ठीक, मैं लौटता हूँ। ज्योति कुमार सिंह जी के पास जाऊं उससे पहले जरा एक बार अनिल कुमार बंसल सर के पास चलता हूँ। अनिल सर, अभी हमारे जो ये जितने भी पैनलिस्ट हैं उसमें आपने देखा होगा कि महिला सुरक्षा का मुद्दा जो है उठा और उठना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है, एक बड़ा मुद्दा है। लेकिन जब ये बताइए अनिल सर कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष से जब पूछा जाता है संदेश खाली पर, तो वो साफ तौर पर बोलने से बिल्कुल मना कर देते हैं। ऐसे में अगर ये मुद्दा लेकर के कहीं पर चर्चा होती है, कितना मुद्दा ये बन पाएगा? और क्या ये सवाल पूछा नहीं जाएगा कि संदेश खाली शायद सबसे बड़ा मसला इसलिए है क्योंकि वहां पर यह आरोप है कि एक पार्टी के ऑफिस में दलित और आदिवासी महिलाओं का बलात्कार रात भर होता रहा। पार्टी के ऑफिस की बात कर रहा हूं। तो ऐसे में ये कितना बड़ा मुद्दा विपक्ष बना पाएगा अनिल सर? देखिए, जो संदेश खाली में शुरू में ये लगा था कि तृणमूल कांग्रेस की सरकार जैसे उसमें निष्क्रिय है, कार्रवाई नहीं कर रही है। तो चूंकि जो उनके सहयोगी दल है, राजनीति में आज ये संकट है कि सच बोलने से सब कतराते हैं। ये दोनों ही पर लागू होता है, वो राजग पर भी लागू होता है, वो इंडिया गठबंधन पर भी लागू होता है। पर वहां अब जिस तरह कार्रवाई हुई है, मुझे लगता है ममता बनर्जी की सरकार ने, चाहे वो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के दबाव में कार्रवाई की है, चाहे किसी और दबाव में हुई है, अंततः जो आरोपी है, अभियुक्त है, उसको जेल जाना पड़ा है। मुझे लगता है अब उस मुद्दे की धार जो है उतनी प्रभावी नहीं बचेगी चुनाव आते आते, क्योंकि कार्रवाई हो गई है और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और संस्थाएं भी सब सक्रिय हैं। अनिल सर, लेकिन इसमें मैं दो चीजें इसमें जोड़ देता हूं। एक तो पहली बात यह कि हमने देखा कि इस तरह से वहां पर जो सीआईडी है, एसटीएफ है, उसने 2 दिनों तक नहीं सौंपा सीबीआई को, हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद। और दूसरी बात यह कि पश्चिम बंगाल से यह भी खबर है कि ये जो वहां पर हमने देखा शाहजहां शेख और संदेश खाली, ये तो एक नमूना है। पश्चिम बंगाल में इस तरह का एक मॉडल है। हाँ, देखिए, जो ममता बनर्जी जी की सरकार ने उसमें अगर जितनी भी काहिली या ढिलाई बरती है, उसके कारण ही तो बीजेपी को मुद्दा बनाने का अवसर मिला है। तो पॉलिटिकली उनके लिए ये एक तरह का प्रतिकूल प्रभाव वाला विषय है तृणमूल कांग्रेस के लिए। पर मुझे लगता है चूंकि अगर वो अभियुक्त न पकड़े जाते तब ये और ज्यादा खतरनाक उस सरकार के लिए, तृणमूल कांग्रेस की सरकार के लिए हो सकता था। पर आरोपी जेल चले गए हैं, अभी मुद्दा चुनाव में जरूर बनेगा,
पर हम ये नहीं अब आरोप लगा सकते कि कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि कार्रवाई हुई है और वो आरोपी जेल में है और भी लोग पकड़े जा रहे हैं और खुद सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इस मामले की निगरानी कर रहे हैं। ठीक है, देख रहे हैं, तो मुझे लगता है अब वहां अपराधियों का बचना संभव नहीं होगा, जो भी बचे हुए सब जेल जाएंगे। ठीक है, तो ये बात सही है कि आरोप तो मुद्दा बनेगा, और बीजेपी ने इसको बड़ा मुद्दा बनाया है और आगे भी कोशिश करती रहे, बीजेपी करेगी। ये बड़ा राज्य है, वहां 42 लोकसभा की सीटें हैं, तो काम काफी मशक्कत होने वाली है एक जो तृणमूल कांग्रेस और भाजपा के बीच, और बाकी प्लेयर तो वामपंथी और कांग्रेस ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, और मुख्य मुकाबला भाजपा और तृणमूल टीएमसी में। ठीक है, ठीक है, ठीक है, मैं लौटता हूं आपके पास। ज्योति कुमार सिंह जी, एक तो सायना जी के जिन सवालों का आप जवाब देना चाह रहे थे वो दे दीजिएगा। दूसरी बात मुझे ये भी बताइएगा कि अगर मान लीजिए आप संदेश खाली पर कुछ नहीं बोलेंगे, अधीर रंजन चौधरी अगर वहां जाते हैं तो उनको रोक देंगे, उनको भी बोलने से रोक देंगे, तो महिला सुरक्षा को कैसे मुद्दा बनाएंगे आप? निश्चित तौर पर आपने जो सवाल किया है, ये बिल्कुल ही गंभीर सवाल है और ये समाज और देश के लिए गंभीर है बात है, और इस पर बिल्कुल एक्शन होना ही चाहिए। उस तरह के कल्प्रिट को सजा मिलना ही चाहिए। कांग्रेस पार्टी उसके पक्ष में है। लेकिन सवाल क्या है कि जब उस तरह की घटनाओं का भारतीय जनता पार्टी और सरकार उठाती है, तो क्या इस देश के 140 करोड़ जनता, जो 100 करोड़ के आसपास वोटर हैं इस बार, 90 करोड़ होंगे शायद, करीब 97 करोड़, हाँ 97 करोड़ के आसपास वोटर हैं, क्या वो नहीं देखेंगे कि प्रधानमंत्री जब नरेंद्र मोदी जी इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, तो अगर उस तरह की घटनाएं देश के हर दूसरे कोने में हो रहे हैं, उस पर वो कुछ नहीं बोलते हैं। मणिपुर में महिलाओं को नेकेड आपको पैरेड करा दिया है, तो क्या जनता नहीं देखेगी? देखेगी, उसको अभी मूल्यांकन करेगी और तब वोट करेगी। मैं आता हूं, आप अलायंस की जब बात कर रहे थे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लिए, मैं पूछता हूं, आपको पता है 7 मार्च 2007 को 9 मार्च 2007 को राज ठाकरे ने मुंबई में क्या कहा था बिहारियों के लिए, पूर्वांचलियों के लिए? बोला था कि अगर महाराष्ट्रियों को अगर आप सम्मान नहीं करोगे तो तुम्हें चप्पल से मारूंगा, चप्पल से। आप वैसे आदमी को पार्टी में लाए हैं, उसके साथ आपने अलायंस और क्या आपने विलय कराया है, और आप अपेक्षा करते हैं कि आप 200-400 सीट ऊपर लाएंगे। समय बताएगा लालचंद जी कि ये सारे बातों का मूल्यांकन होगा। किसानों के लिए इन्होंने जो वादे किए थे, मूल्यांकन होगा जब ये बात कहते हैं, जो इस तरह की बातें करते हैं कि आप इतने सिलेंडर दिए, एलपीजी गैस दिए। हकीकत क्या है? हकीकत तो यही है ना। हकीकत तो यह है कि केवल 58% एलपीजी जो है रूरल एरिया में यूज कर पाते हैं। एक ही बार आपने दिया, उसके बाद दिया नहीं। क्या जिसको मिला उसको नहीं पता है कि दोबारा हमको नहीं मिला है? ये भी पता है। और आपको बताएं, इस बार जो नए वोटर हैं 20 से 29 साल तक 2 करोड़ के आसपास हैं, शायद 1 करोड़ 97 लाख ऐसे करके 98 लाख ऐसे होगा, आप आंकड़ा चेक कर लीजिएगा, मतलब उसके आसपास है। ठीक है। क्या वो युवा क्या सोचेंगे? वो युवा तो यही कहेंगे ना कि हमें नौकरी मिली कि नहीं। हमें तो वो तो देखेगा ना उत्तर प्रदेश का, बिहार का, कि वहां पर पेपर लीक हो जाते हैं। आप नौकरी की बात कर रहे हैं या रोजगार की? मैं रोजगार की बात कर रहा हूं, रोजगार की बात कर रहा हूं। रोजगार में ही नौकरी है, रोजगार में ही नौकरी है। नौकरी जो है वो रोजगार का एक हिस्सा है, रोजगार का एक हिस्सा नौकरी है ना। फिर नौकरी में सरकारी नौकरी है, प्राइवेट नौकरी है, कॉर्पोरेट सरकारी नौकरी में 30 लाख सरकारी नौकरियों को जानबूझकर इस सरकार ने, मोदी सरकार ने भर्ती नहीं किया, जिसका राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी और इंडिया गठबंधन ने वादा किया है कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको भी भरेंगे, और जब आप पढ़ते भी रहेंगे तब भी हम इतना करोड़ रुपया देंगे ताकि आप अपना बिजनेस शुरू कर पाए। इस तरह के वादे किए हैं, और जो हमने वादे किए महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, ये बड़ा इफेक्टिव हो रहा है। और मैं बता दूं लालचंद जी, ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा हुआ, इस यात्रा में जिस तरह से लोगों ने अपनी बात को कही है, और उसको देखते हुए जो कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो बना है महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, लोग एक्सेप्ट किए हैं, और एक्सेप्ट करते हुए इनके सारे नाकामियों को नकार कर इनको 100 सीट से नीचे ले आएंगे, और महागठबंधन, इंडिया गठबंधन 400 सीट से ज्यादा लाएगी, पूरा अधिकार से जीतेगी। एक विपक्षी पार्टी के तौर पर लोकतंत्र में आपका पूरा अधिकार है। मैं एक लाइन बोल करके फिर सायना जी के पास चलता हूं, वो ये ज्योति जी, कि ये सारे मुद्दे आपने 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में भी उठाए थे, लोकसभा चुनाव में भी जरूर उठाइए। सायना जी जो सवाल उठा रहे हैं, जो मैं आ रहा हूं, पहले अब सायना जी की टिप्पणी ले दी। सायना जी, ये जो तमाम चीजें अभी ये उन्होंने
इन्होंने महिला सुरक्षा की बातें उठाई, इन्होंने रोजगार की बातें उठाई, इन सब मुद्दों को लेकर के ये लोकसभा चुनाव में जाएंगे, इनका बिल्कुल अधिकार है। इन सब मुद्दों पर जाहिर सी बात है कि सत्ताधारी पार्टी होने के नाते आपको भी जवाब देना पड़ेगा लोगों के बीच, और आप दे रहे हैं। राज ठाकरे वाला भी कह दीजिएगा जरूर, क्योंकि ज्योति जी उस पर स्पेशल डिमांड कर रहे हैं। हाँ। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। जिस पार्टी की नैया डूब चुकी है, जहां कोई बचा नहीं, कोई विचारधारा नहीं, सिर्फ नकारात्मक राजनीति और टिप्पणी करते रहते हैं, वो बयानबाजी करें ना करें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 4 जून पे जो मुंह तो जवाब उनको मिलेगा वो स्पष्ट रूप से हम सब जानते हैं। अभी रही बात देंगे क्या है, दे रही है, जवाब दे रही है। हाँ। क्या है राज ठाकरे का लेना देना? मैं पूछना चाहती हूँ कि जो अपने बलबूते इतने सारे लोग मोदी जी से प्रभावित हैं, मोदी जी के काम से प्रभावित हैं और आना चाहते हैं, बार बार कहा जाता है कि आप पार्टी को तोड़ रहे हैं। हम क्यों किसी की पार्टी को तोड़े? इतने सारे लोग बाहर आके खुद अपने पार्टी से निकल के अपने विचारधारा को स्वीकार करके भारतीय जनता पार्टी में उन्होंने देखा कि मोदी जी ने ना सिर्फ 370 को लागू किया, ट्रिपल तलाक को लागू किया, राम मंदिर बना दिया, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को देखा। जो अर्थव्यवस्था भारत की थी 10वें नंबर से 5वें पहुंचकर आज 3रे नंबर पे वर्ल्ड इकोनॉमी बनना, ये कोई छोटी बात नहीं है। तो कर दिखाया है। एक तरफ लोग सिर्फ बयानबाजी करते हैं, दूसरे तरफ अच्छा, बेरोजगारी और गरीबी पर भी आप जरूर कुछ बोल दीजिए साइना जी, क्योंकि इन्होंने ये सवाल उठाए बेरोजगारी पर और गरीबी पर। देखिए गरीबी को मैं सिर्फ ये कहूंगी कि 23 करोड़ भारतीय नागरिक जो बीपीएल फैमिलीज के से बाहर निकले हैं। फिलहाल मैं अभी उत्तराखंड में थी, 2000 फीट ऊपर आप देखिए किसी का घर हो, वहां उनको शौचालय मिले, उनको आयुष्मान भारत के निमित्त उनका प्रावधान उनके स्वास्थ्य के लिए, शौचालय के साथ साथ बिजली के साथ साथ कनेक्टिविटी, उसके साथ साथ आप देखिए कितने लाभार्थी हैं, करोड़ों की तादाद में। तो स्वाभाविक रूप से वो तो मोदी जी को ही वोट देंगे। राजीव गांधी ने स्वयं कहा कि हर 1 रुपए के लिए सिर्फ 15 पैसे जाते हैं जनता तक और बाकी पूरा पिलफर होता है। यहाँ भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे ईमानदार प्रधानमंत्री जिन्होंने दिन रात काम किया है और इसी लक्ष्य के से भारत एक विकसित राष्ट्र हो, और मोदी की गारंटी हमने देखा और परखा है। ठीक है, चलिए मैं लौटता हूं आपके पास। अब इस शौचालय वाले बात बोल, हाँ एक लाइन बोल दीजिए फिर। भारत में 60% लोगों के पास निजी शौचालय नहीं है मैडम, जरा देख लीजिएगा, थोड़ा पढ़ लिख कर आइए। ऐसे ही हवा में केवल बोल देने से नहीं होगा कि बड़ा नाम है, बड़ा काम है, तो बोलिए काम का क्या है, आप बोलिए नाम कैसे है, इस तरह बात। ये जो आप डेटा दे रहे हैं कि 60% लोगों के पास निजी शौचालय नहीं है, इस डेटा का आधार क्या है ज्योति सर? ये देखिए, मैं ये तो आज तक चैनल का ये पब्लिश किया हुआ है, जो मैं ये गूगल के माध्यम से बोल रहा हूं, जो इसमें पढ़ के देख के बोल रहा हूं। और क्या ये अपडेटेड डेटा है? क्योंकि उसके बाद हम जानते हैं कितने शौचालय यहाँ पर बने हैं। हाँ, तो मैं तो आपने रेफरेंस मांगा, मैं रेफरेंस दे रहा हूं। ठीक है, चलिए ठीक है, रेफरेंस दे रहा हूं। अभी इस रेफरेंस को कितना माना जाए एक अलग बात है। लेकिन सीमा जी आपके पास मैं आना चाहता हूं, और बाकी मुद्दों पर भी जरूर बोलिएगा, लेकिन इस बार मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि ये जरूर बोलिएगा कि अगर प्रकाश अंबेडकर छिटक जाते हैं तो क्या वहां पर आपको डर है कि बहुत सारी सीटों पर उनका नुकसान हो सकता है, वोट काट सकते हैं वो? देखिए, ये बहुत छोटा से मुद्दा है, और उससे पहले मैं जो देश के मुद्दे हैं जिस पर कि अभी हमारी प्रवक्ता बोल रही थी बीजेपी की, उस पर बोलना चाहूंगा। जरूर बोलिए। दरअसल हम लोग क्योंकि दोनों पक्षों के परिवार की भी बात कर रहे हैं, तो जरूर बोलिए। इतना इफेक्ट नहीं करती ये चीजें। देखिए, जहां तक ये अभी अब बातें कर रही थी, देखिए ऐसी बातें ये लोग करते हैं कि जैसे लगता है कि हम पता नहीं कहाँ चंदा मावा पे आ गए और सब कुछ बहुत बढ़िया है, और जब आप अपने अगल बगल देखते हैं ना तो ऐसा कुछ होता नहीं है। जितनी रोजी पिक्चर ये पेंट करते हैं कि ये हो गया वो हो गया, पर ऐसा कुछ है नहीं। कितने लोग गरीबी रेखा के ऊपर आपने उठाए हैं, वो भी आंकड़े कहाँ से आते हैं मुझे पता नहीं इनके पास। नीति बनाए हुए वो तो नीति आयोग ने कहा है कि 25 करोड़। जरूरत है कि इतने लोगों को इनको अनाज बांटना पड़ रहा है आज भी, कितने लोगों को बांट रहे हैं, शायद बच्चे को याद हो गया। पर देखिए, इकोनॉमी की बात करते हैं कि वी आर द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी, हमें भी बड़ा अच्छा लगता है सुन के,
पर ये कभी भी बात नहीं करते हैं अमीरों और गरीबों के बीच के जो गैप इतना बढ़ता जा रहा है उसके लिए क्या करेंगे ये। 143वें स्थान पर हैं अगर हम पर कैपिटा इनकम पे, उसके बारे में कभी बात नहीं करते। ये केवल इतनी आपको ऐसा लगता है कि पता नहीं हम लोग तो कहाँ रहते हैं, कितनी अच्छी जगह है, पर आप जब हिंदुस्तान में अपने अगल बगल देखते हैं ना तो आपको पता चलता है कि कितना राम राज्य है और जैसे लगता है चंदा मामा की कहानी सुन रहे हैं हम लोग, ये हो गया वो हो गया। ऐसा कुछ हुआ नहीं है। आपको देखिए ऐसा कब से हुआ है? जिस तरह से आज किसानों का हाल है, ये तो किसानों के लिए भी बोलते हैं हो गई उनकी इनकम दुगनी, आज भी वो सड़कों पर घूम रहे हैं। आप देखिए क्या हाल है किसानों का। आप महाराष्ट्र की बात करते हैं, महाराष्ट्र में सूखा पड़ता है, पानी नहीं है, उसकी कोई बात करता है क्या? किसानों की बात करते हैं लोग। प्याज को जो लोग मतलब सड़कों में फेंक के गए हैं, 2-2 रुपए के चेक मिले किसानों को, इनकी बात भी कोई करेगा क्या इस देश में? बड़ा हम लोग को दुख होता है कि इनकी बात तो कोई करता ही नहीं है। केवल जो आज आप देखिए हमें भ्रष्टाचारी बताते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स के बारे में क्या बोलेंगे आप? इससे बड़ा स्कैम है कोई क्या? इंडिया में कुछ हुआ है क्या ऐसा? तो इस काम का पैसा लिया है सारी पार्टियों ने, उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड से जिन पार्टियों को पैसा मिला वो सब इस काम का पैसा है क्या? ये जो हुआ है आप देखिए जिस तरह से हुई है, आप कहिए तो पूरी लॉन्ग लिस्ट आ गई है, आपको भी पता है हमको भी पता है। जी इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, कि अगर मान लीजिए इलेक्टोरल बॉन्ड से अगर एनसीपी को भी पैसा मिला है, शरद पवार गुट को, तो क्या वो स्कैम का पैसा है? भ्रष्टाचार नहीं है, इसके बारे में तो बात ही नहीं करते। केवल हमने इतने शौचालय बनाए हैं, शौचालय में पानी है कि नहीं है, उसके ऊपर छत है कि नहीं है, किसी ने देखा है जाके आज तक? केवल वही रटा है, केवल वही एक राजीव गांधी का कोट कि उन्होंने 10 पैसे जाते हैं, वही ईमानदार थे, उन्होंने ईमानदारी से उस बात को माना। पर ये तो कोई अपने फॉल्ट्स मानते ही नहीं ना। आज भ्रष्टाचार तो है ही नहीं। ठीक है, इतना बड़ा भ्रष्टाचार का लेवल इतना बढ़ गया है कि छोटी मोटी चीजें तो दिखती ही नहीं है किसी को। ठीक है, देखिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और इस तरह से एक पिक्चर पेंट करना कि बहुत सब कुछ अच्छा हो रहा है देश में, इतना अच्छा हो नहीं रहा है। बिल्कुल पेपर लीक हो रहे हैं। उन नौजवानों से पूछिए जिनको लोग बेचारे किसी तरह से प्रिपेयर करते हैं, 2-2 लाख रुपए उनके खर्चा होते हैं, उसके बाद वो पेपर देते हैं, पेपर लीक हो जाता है। वो तो कोई बात ही नहीं है। 30 लाख पद खाली पड़े हुए हैं। उनके माँ बाप से पूछिए जो सोचते हैं कि मेरे बेटे को कल रोजगार मिल जाएगा, कल तो सरकारी नौकरी में चला जाएगा, कांस्टेबल बन जाएगा, उनसे पूछिए। वो कोई एलीट क्लास नहीं है, वो इस देश के गरीब लोग हैं, जरा उनको भी देखिए। अब महाराष्ट्र वाले पर भी थोड़ा सा बोल दीजिए मैडम। उनकी शादियां दिखाने से तो नहीं होगा ना। ठीक है, महाराष्ट्र वाले पर भी थोड़ा सा। जो है जो बेचारों की शादियां नहीं हो रही हैं, आप देखिए बचत नहीं है लोगों की, कोई नौकरी नहीं है, युवा ऐसे ही घूम रहे हैं। अच्छा। शादियां नहीं हो रही युवाओं की, उसके बारे में कौन बात करेगा? ठीक है, जरूर कीजिए, जरूर कीजिए। सब कुछ इतना अच्छा हो रहा है, आपके पास पूरा प्लेटफॉर्म है, आप जरूर कीजिए, जरूर कीजिए पूरा प्लेटफॉर्म। ठीक है, मैं लौटता हूँ और जवाब लूंगा जरूर भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता से भी, लेकिन पहले अनिल बंसल सर के पास चलता हूँ। अनिल बंसल सर, हम जानते हैं कि देखिए इस देश में चुनाव के दौरान मोटे तौर पर 2 तरह के मुद्दे होते हैं। एक तो ऐसे मुद्दे होते हैं ना जिसे हम कहते हैं कि वो शाश्वत हैं, ठीक है, वो मुद्दे उठेंगे कि भाई बेरोजगारी, गरीबी, ये वो तमाम तरह के मुद्दे हैं। इतना बड़ा देश है, 145 करोड़ हो चुकी होगी आबादी, जाहिर सी बात है कि वो तमाम मुद्दे हैं, आगे भी शायद रहेंगे अभी। और कुछ मुद्दे होते हैं तात्कालिक मुद्दे। इस बार के चुनाव में अनिल सर आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे तात्कालिक मुद्दे हैं जिन पर सबसे ज्यादा जोर रहेगा और जो सबसे ज्यादा क्लिक कर सकते हैं? नहीं, देखिए दोनों जो गठबंधन है उनके अपने अपने मुद्दे होंगे। जैसे अभी उन्होंने कहा उनके लिए बेरोजगारी, किसान, ये मुद्दे हैं। और जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उनके लिए मुद्दा है कि देश की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। 23-24 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर आए हैं और लोगों को शौचालय मिला है। और वो खुद सरकार कहती है कि जो सरकारी नौकरी है सिर्फ वही रोजगार नहीं है, रोजगार के अन्य भी बहुत सारे स्रोत हैं, बहुत तरीके हैं। हम ये सबको 140 करोड़ लोगों को हम सरकारी नौकरी नहीं दे सकते, ये सरकार मानती है। ये बात भी सही है कि बहुत सारे पद खाली पड़े हैं, पर चूंकि एक प्रक्रिया है, अगर पर्चा आउट हुआ है तो उस पर्चे से तो परीक्षा नहीं कराई जा सकती। और पर्चे सभी राज्यों में आउट होते रहे। राजस्थान में मैं भी ये कह रहा था, देखिए ये तो सब जगह भी पर्चे आउट हुए। तो मुझे लगता है ये सब प्रक्रिया चलती है, नहीं होना चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। पर मुझे लगता है कि जो एनडीए गठबंधन है वो उनके पास मोटे तौर पर 2-3 मुद्दे हैं। एक तो जो उनकी अपनी उपलब्धियां हैं, गरीबी रेखा से बाहर लोग आए, 90 करोड़ लोग लाभार्थी, उनको राशन दे रहे हैं, और ये सब चीजें लोगों को सीधे सुविधाएं पहुंच रही हैं। और जो देश बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है, और सबसे बड़ा मुद्दा उनके पास है कि हमारे मुकाबले कोई है नहीं, क्योंकि विपक्ष ने प्रधानमंत्री पद के लिए अपना कोई उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। पर विपक्ष के अपने तर्क हैं
वो कहते हैं कि 2004 में कोई प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार नहीं था, इस तरह की बातें, 96 में कोई नहीं था, जब जब बदलाव हुए देश में 77 में बदलाव हुआ, तो वो अपनी तरीके से अपनी इस व्याख्या को जी बिल्कुल। पर आज की तारीख में कहीं ना कहीं ये हम मानकर जरूर चलते हैं कि 2-3 महीने पहले जो वातावरण विपक्षी दलों ने एक बनाया था, उस तरह की तस्वीर वो अभी पेश नहीं कर पा रहे हैं। उसमें वो चुनाव आते आते कितना उसमें दम डाल पाएंगे, कैसी एकता प्रदर्शित करेंगे, कितने बहुकोणीय मुकाबले होंगे, कहाँ क्या तस्वीर बनेगी, ये अब जब पहले चरण के नामांकन होंगे तो उसके बाद धीरे धीरे 7 चरणों में चुनाव होगा, तब सामने नजर आएगा। और लोकसभा के चुनाव में जो मतदाता हैं वो जैसे राज्यों के मुद्दे अलग हैं, केंद्र के मुद्दे अलग हैं, किसके मुद्दों को ज्यादा प्रभावी ढंग से लोग लेंगे, ये मुझे लगता है कि मतदाता भी जागरूक हैं, समझदार हैं, और उनको हम कोई भी गठबंधन उनको हल्के में नहीं ले सकता। बिल्कुल बिल्कुल ले रहा है तो वो गलती करता है। बिल्कुल, ये बिल्कुल हल्के में नहीं लेना चाहिए। लेकिन ये बात भी है कि हम सभी को जो दिखाई पड़ रहा है, जो समझ में आ रहा है, उस पर हम लोग चर्चा करते ही रहते हैं। मैं सायना जी के पास चलूं उससे पहले ज्योति जी का एक कमेंट ले लेता हूं, फिर सायना जी के पास चलता हूं। जी देखिए, हाँ ज्योति कुमार सिंह जी, मैं ये कह रहा था कि देखिए जो बातें अनिल सर उठा रहे थे वो तो हैं ही, और साथ में मैं ये चाहूंगा कि आप जरूर जरा जो खबर आ रही है महाराष्ट्र से कि प्रकाश अंबेडकर जी आपके साथ तो गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे जी वाली शिवसेना से और शरद पवार जी वाले एनसीपी से वो गठबंधन नहीं करना चाहते। इसका महाराष्ट्र में असर पड़ेगा? अभी देखें, अभी चूंकि ये बात अभी हो रही है, जैसा आप भी बता रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तभी बिल्कुल अपडेट मैं नहीं हूं अभी तुरंत उस पर मेरा बोलना ठीक नहीं है। लेकिन मैं बात कर रहा हूं जो बहुत गंभीर आप चर्चा करा रहे हैं। देखिए, ये जो इलेक्शन 2024 की है, आप माने इस बात को, आप अगर मानते हैं कि देश की जनता प्रबुद्ध है, तो वो इस बात को देखेगी कि अगर 2014 में जिन बातों को बोला गया है, क्या प्रधानमंत्री उस पर खरे उतरे हैं या नहीं। चाहे वो बेरोजगारी का मामला हो, चाहे महिला सिक्योरिटी का मामला हो, चाहे किसानों का मामला हो, या रोजगार की बात जो आप करते हैं। तीसरी बात, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा रहेगा, उस लोग आकलन करेंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी बात रहेगी, जो हल्की हल्की बातें आ जाती है, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शक्ति की बात कर रही थी। राहुल गांधी बोल रहे हैं कि आप अपने शक्ति को किसानों पर क्यों उपयोग करते हैं, आप अपने शक्ति को कहीं दूसरे जगह मणिपुर में क्यों नहीं यूज किया, जहां पर जिस तरह के महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार, थोड़ा सा हस्तक्षेप कर रहा हूं मैं आपसे। मैं ये कह रहा हूं कि शक्ति शब्द जो है उसका हिंदी की शब्दावली में अपना एक स्वतंत्र अस्तित्व तो है, उसके बावजूद जब आप कहते हैं हिंदू धर्म में जो शक्ति है, वहां से यह मुद्दा बन जाता है। ज्योति जी, जब ये हिंदू धर्म की जब बात करते हैं, अभी हम बिहार से चूंकि आते हैं, प्रधानमंत्री जी गए थे बेतिया में, और बेतिया में वहां बहुत भाषण दिए, और भाषण में कोई बात नहीं कि दूसरी तरह का बात करने लगे। और बेतिया आप तो वहीं से हैं, बिहार से, आपको पता है कि वहीं से जो है सो आपका महात्मा गांधी का सत्याग्रह पहला शुरू हुआ, वहीं पर लव कुश जी का जन्म हुआ। आप तो कहीं जाकर प्रणाम भी नहीं किए, आप तो हिंदुओं का सम्मान करते हुए अगर वहां चले जाते, लव कुश के जन्म स्थान पर चले जाते, महात्मा गांधी के उस जगह पर जहां से ये सत्याग्रह शुरू हुआ था पहला बार, तो आप तो ये सब कोई बात, किसानों का वहां चीनी मिल आपको बताएं 16-17 चीनी मिलें बंद हो गए, कितने दिनों से बंद है। किसान लोग वहां सुनने के लिए परेशान थे कि प्रधानमंत्री कुछ बोलेंगे, कुछ नहीं बोले, लेकिन कहां बात करते रहे, परिवारवाद पर। तो राहुल गांधी, देखिए जहां तक परिवारवाद की बात है, देखिए लालचंद जी, इन्होंने महाराष्ट्र में परिवार को तोड़ने का कोशिश किया, आप रामविलास के दोनों चचा भतीजा को तोड़ने का कोशिश किया, जहां जहां मौका मिला देश को तोड़ने के अलावा ये परिवार को भी नहीं छोड़ रहे हैं। अरे भाई, देश को तो आप प्रधानमंत्री, आप हमारे प्रधानमंत्री हैं, हम तो आपको सैल्यूट करेंगे कि समाज के हर लोग को, हर जाति धर्म को एक जगह रखे और लेकर बात। अभी मैं परसों इनका भाषण सुन रहा था, वो अपने भाषण में क्या बोले कि कांग्रेस पार्टी केवल एक तरह के आदमी का बात करता है। क्यों ऐसा आप बोलते हैं प्रधानमंत्री जी? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो सब चीज की बात करना चाहिए। आप शक्ति को भी कहीं और लेके यूज करते हैं। राहुल गांधी के शक्ति का मतलब यह है कि प्रधानमंत्री जी, अगर आप शक्तिशाली हैं, आपको सिर्फ शक्ति बोलना था, शक्तिशाली हैं तो आप अपने शक्ति का उपयोग महिलाओं के उत्थान के लिए, किसानों के उत्थान के लिए, युवाओं के उत्थान के लिए। ज्योति जी, आपके पास मैं लौट करके आऊंगा, सायना जी का काउंटर ले लेता हूं क्योंकि उनको शायद जल्दी निकलना है, तो पहले उनका मुझे वर्जन ले लेने दीजिए। सायना जी, सरकार से तो निकलना ही है जल्दी, तो सायना जी आपकी आवाज नहीं आ रही, जरा अनम्यूट करके बोलिए मैडम। प्रॉब्लम ये है कि राहुल गांधी खुद नहीं समझते हैं कि वो क्या बोलते हैं। जब वो बोलते हैं कि हिंदू धर्म में शक्ति
शक्ति का प्रदर्शन। हाँ, तो मैंने ये कोट किया है, मैंने कोट किया। चाहती हूँ जब वो नहीं समझ सकते हैं कि देश के 140 करोड़ जनता मोदी जी के साथ खड़े हैं और उनके साथ, क्योंकि उनकी नीति नियत में कोई खोट नहीं, उन्होंने जो काम किया है महिलाओं को, आज सम्मान दिया है ट्रिपल तलाक को लेके, आज सम्मान दिया है जब मुद्रा बैंकिंग में हमें लोन मिलता है, आज सम्मान दिया है जब हमें शौचालय मिलता है, सम्मान दिया है जब उज्ज्वला के निमित्त गैस सिलेंडर मिलता है, सम्मान दिया है जब हम आत्मनिर्भर होते हैं। और जो आप फिर भी आप वही जबरदस्ती बोले जा रही हैं। आप सिर्फ इस बार गुमराह नहीं हो, टिप्पणी पे टिप्पणी करते रहे। देखिए, जो आप सिर्फ टिप्पणी पे टिप्पणी करना चाहते हैं, तो मैं बोलूंगी कि आपने अपमान किया है उन महिलाओं को जो आज देश की शक्ति है, और प्रधानमंत्री ने उन्हीं महिलाओं को सम्मान दिया है जो देश की शक्ति है। ये है फर्क। और अच्छा सायना जी कहीं ना कहीं शक्ति शब्द पर जो ये रार है, ये नारी शक्ति वंदन विधेयक जो पारित हुआ है, वहां से भी आप इस रार को जोड़ रही हैं क्या? बिल्कुल, हम हर एक परिप्रेक्ष्य में जोड़ेंगे। जो राहुल गांधी को लगता है कि सिर्फ प्रधानमंत्री के ऊपर टिप्पणी पे टिप्पणी करते जाएं और उनको कोई मुंहतोड़ जवाब नहीं मिलेगा, देश की महिला देगी वो मुंहतोड़ जवाब। आप देखिए 4 तारीख को क्या होता है। और जब हमने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहा सकारात्मक चर्चा कीजिए सदन में, वहां कोई चर्चा नहीं, विदेश पे आप ट्रिप्स करते रहो और फिर चल के ऐसे दिखाओ कि जैसे आप पार्लियामेंटेरियन को हटाकर 18 कानून को आपने पास कराया, इसीलिए पास कराया। और 400 सीट इसलिए लाना चाहते हैं आप क्योंकि आपके एक पूर्व मंत्री बोलते हैं मिस्टर हेगड़े कि मैं संविधान बदलना चाहता हूं। यही तो विपक्ष बोल रही है, इंडिया गठबंधन बोल रही है, कांग्रेस बोल रही है। आप संविधान बदलने की बात कर रहे हैं ज्योति जी, मकसद ही गलत है। ज्योति जी, कांग्रेस नेता ने कहा दक्षिण भारत अलग देश बनेगा, आपने उनको टिकट तक दे दिया। कांग्रेस पार्टी ने उनको टिकट दे दिया, डीके सुरेश जी को। ज्योति जी, बयानों का जब जिक्र करेंगे तो इस तरह के बयान बहुत सारे हमारी फिजा में रहते हैं। सीमा जी कुछ जोड़ना चाहती हैं? सीमा जी। जी, मैं यही कहती हूँ कि जब ये एक तो डिस्टॉर्ट करना हर समय, क्योंकि वही वाली बात है कि मुद्दे कुछ है नहीं, तो बस राहुल गांधी जी का कोई भी बयान आए तो उसका डिस्टॉर्ट करके आप पूरे चैनल्स पे चलता रहता है। तो राहुल गांधी जी कुछ ऐसा मौका दे दिया करते हैं क्या? जहां तक शक्ति की बात है, मैं आपको बताऊं, महाराष्ट्र के एक नेता है, जिस समय की शिवसेना का डिवीजन हुआ था उस समय भी उन्होंने कई बार ये चीजें बोली थी कि एक अदृश्य शक्ति हमारे पीछे है, इसलिए आप लोग डरिए मत। अपने एमएलएस को बोल रहे थे वो बैठ के। तो ये देखिए, ये चीजें जो है, सभी लोग अदृश्य शक्ति और अदृश्य हाथ का बातें करते रहते हैं। जब ये महिलाओं की बात करते हैं ना, देखिए, तो मैं बताऊं, बहुत शायद हर महिला का खून जलता है अंदर से कि इस तरह की जब ये हर चीजों पे चुप हो जाते हैं। अभी आप देखिए बनारस में किस तरह से इनके ही आईटी सेल के लोग थे जिन्होंने किस तरह से एक महिला के साथ दुर्व्यवहार किया और आराम से वो कैंपेनिंग करते रहे। इन तमाम घटनाओं का जिक्र आप कर रही हैं। तो ये लोग उसके बाद ये कहना कि हम महिलाओं को केवल सिलेंडर देने से तो कुछ होगा नहीं। ठीक है, आपने अभी आप बात करी महिला वंदन बिल जिसको ये कहते हैं, वो बिल कब आएगा? अगर मैम बैठी हुई है, बता दें कि when they are going to implement that। जी, आपने सवाल पूछा, मुझे एक जवाब उनसे ले लेने दीजिए। कर सकते हैं आप बड़ा एक सवाल का जवाब सायना जी से ले लेने दीजिए, फिर हम लोग चर्चा को जारी रखेंगे क्योंकि उनको फिर जाना भी है। के क्लॉज लगा दिए, सायना जी कब आएगा किसी को पता नहीं है। सायना जी दीजिए जवाब। खा सकते नहीं है मोदी जी ने, बिल्कुल ऐसी चीजें हैं कि आज के जिस देश की महिलाएं जवाब सुन लेते हैं, समझ नहीं आती है। सीमा जी अब जवाब सुन लेते हैं। हाँ बोलिए। सीमा जी, प्रधानमंत्री ने वो कर दिखाया जो कोई पुरुष प्रधानमंत्री, छोड़िए पुरुष प्रधानमंत्री, कोई भी व्यक्ति नहीं कर पाए। नारी शक्ति वंदन एक रियलाइजेशन, जैसे सेंसस होता है और आपको पता है कि प्रतिक्रिया ऑलरेडी चालू हो चुकी है। इसमें आप देखिए कि कितने महिला जो सक्षम है उनको मौका मिलेगा राजनीति में। आज तक हमने देखा है कि जहां भी आप जाओ तो टोकनिज्म प्रधानमंत्री ने कर दिखाया है। जब देश भर में ये वावाकार हो रही है तो आप आपके पेटी पॉलिटिक्स ना करें इस मुद्दे पे, क्योंकि महिला ना सिर्फ एक वोट बैंक है, ये जरूरी है हम सब के लिए। और मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि देखिए, आज राजनीति बदल चुकी है। जो व्यक्ति ईमानदारी के साथ काम करते हैं दिन रात और जनहित में, आज आप कनेक्टिविटी को देखिए कितने सारे हवाई अड्डा है। आप वंदे भारत की बात करें, रेलवेज को देखिए, रोड्स हाईवेज को देखिए। ये जो प्रगति है जात पात धर्म या कोई वर्ग स्तर तक
It is about the inspirational, aspirational India, which is for women and men alike. यही तो मैं बोल रही हूँ, ये है क्वालिटी। आप सिर्फ महिलाओं को सीमित कर रखेंगे women and child को लेके। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, आज आप देखिए कितने सारे लोगों ने रजिस्टर किए। दे रही है, जवाब दे रही है, सुन लीजिए, जवाब दे रही है। और आज जो आपके मेडिकल कॉलेजेस हैं जिनका कोई स्टैंडर्ड नहीं है, आपने 17 मेडिकल कॉलेज खोल दिए। जवाब वो दे रही है। मेडिकल कॉलेज जब एक ट्रिपल तलाक लागू होता है, क्या वो ठीक है, चलिए ठीक है, हम चर्चा को जारी रखेंगे। क्या है, हम चर्चा को जारी रखेंगे, ठीक है। अन्य प्रदेश में कितने क्रिमिनल जो लोग को ऐसा है कि जनता के सामने जब चुनाव में जाएंगे तब तो रिपोर्ट कार्ड देना ही पड़ेगा ना, हर एक मुद्दे पर, है ना, सबको देना पड़ेगा। साइना जी आप जुड़ी, आपको कहीं निकलना है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। हम बाकी धन्यवाद, चलो बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी पैनलिस्ट से हम चर्चा को जारी रखते हैं। अनिल सर आपके पास आता हूं। ये तमाम मुद्दे हैं, देखिए ये मुद्दे उठेंगे और जाहिर सी बात है कि जब जनता के बीच आप वोट मांगने के लिए जाएंगे तो आपको अपना रिपोर्ट कार्ड तो देना ही पड़ता है ना, उस पर चर्चा होती ही है। जनता को जब आप कन्विंस करेंगे जनता आपको चुनेगी, नहीं तो किसी विकल्प पर वो जाएगी, ये तो बिल्कुल साफ है। लेकिन इस बीच में क्या कहीं ना कहीं जो पहले ये लग रहा था कि एक दूसरा ब्लॉक बन रहा है यूपीए से बड़ा इंडी गठबंधन, वो ब्लॉक सिकुड़ते 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 छोटा होते होते एक बार फिर से लगभग यूपीए तक आ गया है? हाँ, इसमें ये तो कोई सबके सामने है, कोई इसमें ज्यादा किंतु परंतु की बात नहीं है। जो उम्मीद लेकर तब विपक्षी गठबंधन की नींव पड़ी थी और संभावना थी, उसमें कमजोरी है, उतने दल नहीं है। पर ये लोग कई बार कहते हैं कि हम टैक्टिकल गठबंधन कर रहे हैं। जैसे दिल्ली में आम आदमी पार्टी कांग्रेस ने गठबंधन किया है, पंजाब में वो आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम इसलिए गठबंधन नहीं कर रहे क्योंकि विपक्ष जो है हम भाजपा को नहीं बनने देना चाहते। तीसरे चौथे नंबर की पार्टी वो है, उसको वहीं समेटना चाहते हैं। तो पक्ष भी हम वही होंगे, विपक्ष भी हम ही होंगे। केरल में भी ऐसा ही है, की सफाई वो दे रहे हैं। तो ये अपनी उनकी दलीलें हैं। लेकिन जैसी उम्मीद की जा रही थी कि ये और भी छोटे छोटे दल इसमें शामिल होंगे, वो अभी नहीं हुए हैं। तो बीजेपी इसमें ज्यादा एक्टिव है, वो ज्यादा स्वागत कर रहे हैं लोगों का। और जो मेरी जानकारी है, शिरोमणि अकाली दल को भी वो वापस ले रहे हैं और बीजू जनता दल के साथ भी उनका तमाम इन चीजों की चर्चा है। तो कमोबेश एक व्यापक दायरा एनडीए की तरफ से कोशिश हो रही है कि क्षेत्रीय दलों को भी शामिल करें। जैसे चंद्रबाबू नायडू और जो दूसरी पार्टी है वहां आंध्र प्रदेश पवन कल्याण की जो पार्टी है, तालमेल किया है। और तमिलनाडु में भी जो छोटे दल हैं उनके साथ, चूंकि एआईएडीएमके के साथ तो हुआ है। तो मुझे लगता है कि ये व्यापक गठबंधन की एक रणनीति का हिस्सा है। ये कहीं ना कहीं ये दिखाना कि विपक्ष कमजोर है, उनके पास दल, ये भी अपना एक चुनाव में हर पहलू काम करता है। लौटता है लोगों को प्रभावित करने के लिए होता है। ज्योति जी, मतदाता भी प्रभावित होते हैं कि ज्योति जी जिस रणनीति का अनिल सर अभी जिक्र कर रहे हैं, इस रणनीति में कांग्रेस कहीं चूक गई है क्या? क्योंकि जो हम देखते हैं पिछले कुछ महीनों के डेवलपमेंट, लगता तो है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस चूक गई। बिल्कुल नहीं चुकी है लालचंद जी, बिकॉज ये जो 2024 का जो इलेक्शन है वो इलेक्शन बेसिकली 2014 से लेकर अभी तक जो सरकार इनकी चली है उनके क्रियाकलाप पर है। वो प्रॉमिस जो किए हैं वो प्रॉमिस 99% इन्होंने पूरा नहीं किए हैं। और उनको जो हम लोगों ने जो मुद्दे बनाए हैं वो मुद्दे जन के मुद्दे हैं। वो मुद्दों में बेरोजगारी से, महंगाई से लेकर महिला आरक्षण से, और इसके एक घटना नहीं कितने घटना है। आप बंगाल के एक घटना को लेकर पूरा इसको तमाशा बन रहा है। लेकिन उसके जैसे 100,000 घटनाएं हुई हैं जिस पर लोग आकलन करेगी। और मैं बताऊं, जहां तक लोग प्रवक्ता अभी है नहीं, इसलिए मैं बिल्कुल विनम्रता पूर्वक एक सबमिशन दे रहा हूं। आपने ये सारे मुद्दे 5 विधानसभा चुनाव के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में उठाए थे ना? हाँ। अब देखिए, आपने जो ये सवाल किया, आप अभी 5 विधानसभा की बात कर रहे थे जिसमें कि आप राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ ये सब जोड़ रहे हैं ना आप, तेलंगाना, और उधर के नॉर्थ ईस्ट को आप नहीं जोड़ना चाह रहे, चलिए छोटा था वो। लेकिन इन चारों में लालचंद जी, मैं जवाब देता हूं, लालचंद जी चारों विधानसभा में, चारों स्टेट में
एनडीए कांग्रेस को जो वोट मिली है 10 लाख ज्यादा वोट मिली है बीजेपी से। वो तो तेलंगाना हम की बदौलत सीटों में नहीं, सुनिए चारों स्टेट का आपने बात किया ना, तो चारों स्टेट का वोट जो है 10 लाख वोट ज्यादा मिली है। और देखिए चूंकि हमारा पार्लियामेंट्री और असेंबली सिस्टम ऐसा है कि आपको सीटों में नंबर अगर ज्यादा आता है तो आप सरकार बनाते हैं, लेकिन कहीं पर किसी स्टेट में 1.5 उसी में काफी डिफरेंस आ गया। तो आप ये नहीं कर सकते। तो वहां की जनता भी जान रही है कि इनको वोट तो ज्यादा मिला लेकिन सीट कम मिल गई। तो आपको मैं बता देता हूं, एक इस बार जो इलेक्शन है आप, अच्छा दूसरा जो ईडी सीबीआई का जो दुरुपयोग लोग कर रहे हैं, जिस तरह से दुरुपयोग महादुरुपयोग कर रहे हैं, जिस तरह चंदे की भी जो इलेक्टोरल बॉन्ड की जो बात आ रही थी, आप कितने देखें जिसके यहां रेट किया 5 दिन के बाद बॉन्ड मिल गया, इसके 7 दिन बाद क्या रेट किया फिर उनको मिल गया। लोग देख रहे हैं। और जो जर्नलिस्ट पत्रकार आप बंसल जी को बैठाए और आप भी बहुत सीनियर है, वो आप भी जानते हैं कि जिस तरह से केवल 95% ईडी सीबीआई केवल विपक्षी पार्टियों पर, बाकी पार्टियों को बीजेपी के मुकाबले 2.5 गुना ज्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड का अमाउंट मिला, वो कैसे आप मिला? बताइए ना, वो आप बताइए। ईडी से मिला, वो कौन सी सीबीआई से मिला, वही तो कौन सी जांच एजेंसी वो से मिला? स्वेच्छा से मिला, वो स्वेच्छा से मिला। अच्छा, लेकिन इनको जो है ईडी सीबीआई जहां रेड किए उसके 5 दिन बाद मिला तो स्वेच्छा से मिला जी। और उनको जो है हाँ रेड, उनको रेड एक्चुअल देखिए मैं क्यों कह रहा हूं ये बात, मैं तो तब कह रहा हूं ना, ये तो ऑन पेपर है, ऑन रिकॉर्ड है कि जब रेड पड़ता है उसके 5 दिन बाद मिल जाता है, जब 7 दिन बाद मिलता है तुरंत मिल जाता है। कोई नेता के यहां रेड पड़ता है, ये भ्रष्टाचारी करते हैं। प्रधानमंत्री खुद अजित पवार के बारे में बोले थे कितना भ्रष्टाचारी है, तुरंत पार्टी मिला लिए। तो देखिए ये सारे बातों पर आकलन होगा, सारे बातों पर आकलन होगा, चाहे बंसल जी कितना भी इनके पक्ष में बात बोलते रहे, लेकिन कुछ नहीं होगा। 140 करोड़ जनता इस बात को देखती है। प्लेटफॉर्म यहां से लेकर के यानी मीडिया के मंच से लेकर के लोकसभा चुनाव तक सारे प्लेटफॉर्म खुले हुए। जरूर लेके जाइए सीमा जी का एक फाइनल कमेंट। सीमा जी, बीच में बहुत सारी चर्चा सुनी, मतलब अटकलें ही थी, मैं ये नहीं कह रहा कि कोई उसमें बहुत ज्यादा सीरियस थी, कि शरद पवार जी की इधर भी बात चल रही, एनडीए की तरफ भी, इंडी की तरफ तो है ही। आप तो फाइनल मान लेना कि बिल्कुल अब इंडी की तरफ से आप 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ रहे हैं। बिल्कुल लड़ रहे हैं सर हम। देखिए मैंने तो हमेशा आपको बोला है कि मैंने आज तक भी माननीय पवार साहब को कभी अभी अपने विचारों से समझौता करते नहीं देखा। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि एनडीए में जा रहे हैं या कुछ जो शुरू से लोग कहते रहते हैं। ठीक है। और देखिए ये लोग तो इनका तो कुछ है ही नहीं, कुछ भी कहते हैं और कुछ भी करते हैं। उन्हीं को बोलते चक्की पीसिंग। अभी तो उन्होंने राज ठाकरे जी को भी कुछ सुपारी समथिंग कुछ बोला था। अभी अगेन मुझे याद नहीं आ रहा है वो वर्ड, स्पेशली सुपारी कुछ बोला था। अभी फिर वो इनके पास आ गए। तो देखिए इनका तो कुछ वो है ही नहीं, कुछ भी बोलेंगे क्या करेंगे चलिए अभी, क्योंकि बीजेपी प्रवक्ता है नहीं, इसलिए हम यहीं पर अभी फिलहाल आज की पंचायत को समाप्त करेंगे। समय भी समाप्त हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी जुड़ने के लिए, सीमा जी जुड़ने के लिए, अनिल सर आपका भी जुड़ने के लिए, और हमारे साथ साइना एनसी भी जुड़ी थी। तो आज की पंचायत में हमने ये बात की कि किस तरह से क्या सीन बन रहा है लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, खासतौर पर दोनों खेमा जो है, एक एनडीए दूसरा विपक्षी खेमा, किसका खेमा कितना बड़ा हो रहा है, कितना विस्तार हो रहा है। अभी हम ये कुछ नहीं कह सकते कि नतीजा क्या होगा, लेकिन नतीजे से पहले अगर इस तरह का अलाइनमेंट हो रहा है, रीअलाइनमेंट हो रहा है, नेता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, पार्टी गठबंधन को ज्वाइन कर रही हैं, तो पिक्चर कुछ कुछ समझ में आने लगा है। बहरहाल सभी को इंतजार है और बड़ा ही रोचक मोड़ पर यह 2024 का चुनाव होता जा रहा है। तो इस ऐसे मुद्दों पर हम लगातार पंचायत करते ही रहेंगे। आज के पंचायत में इतना ही। पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।